हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक समूह से संबंधित 10 प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सामाजिक समूह भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी सामाजिक समूह से संबंधित लाएंगे, उसमें भी 10 प्रश्नोत्तर होंगे व्याख्या के साथ, जिससे कि आपका जो सोशल ग्रुप है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। और ये जो है जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण आर, जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है, परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे कि इसमें बात की गई है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जाति में जो है सामाजिक सामंजस्य तो होता है, परंतु समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है, इसीलिए सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। आइए जानते हैं सामाजिक समूह क्या होता है। जैसे कि मनुष्य जो है वास्तव में सामूहिक जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने का तात्पर्य यह होता है कि वह समूह में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो कहाँ पे रहता है? अपने परिवार में रहता है, और परिवार के माध्यम से ही उसकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है तो वो कहीं ना कहीं समूह के रूप में होता है। ठीक है, तो यहीं पे ये बात की गई है कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक समूह में ही जन्म लेता है। और अगर उस आधार पे जाने तो सामाजिक समूह जो होता है वो व्यक्ति का एक संकलन होता है। ठीक है, व्यक्तियों का एक संग्रह या तो कह लीजिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा प्रभावित करते हैं। ये जो चीज़ है वो सामाजिक समूह कहलाती है। जैसे कि समझा दें आपको कि जो सामाजिक समूह होगा इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, तभी वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ठीक है, उसे ही सामाजिक समूह कहेंगे। और इसी आधार पर जो C.H. कूले थे उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समूह जो होता है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समूह से व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और व्यक्तियों से ही समूह का निर्माण होता है। इस आधार पर C.H. कूले ने ये बात कही थी। और अगर आप जानते हैं कि सामाजिक समूह के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पहली बात की गई है इसमें व्यक्तियों का संकलन। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि कोई भी समूह के निर्माण के लिए, ठीक है, व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। लेकिन मात्र एक व्यक्ति से सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता है स्थायी संबंध। तो स्थायी संबंध मतलब होता है कि समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच अस्थायी संबंध ना होकर एक स्थायी संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिवार को ही, तो परिवार में सभी के जो संबंध होते हैं वो स्थायी होते हैं। ठीक है, और तीसरा विशेषता जो है अंतःक्रियात्मक संबंध। तो अंतःक्रियात्मक संबंध मतलब होता है कि जो समूह के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये अंतःक्रियात्मक संबंध में बात की जाएगी। और चौथी बात की गई सामाजिक संरचना। तो जो सामाजिक समूह होता है उसकी भी एक संरचना होती है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो रहेगा उसकी स्थिति व कार्य भी निश्चित होगी। जैसे आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म, इन सब के आधार पे ही सामाजिक जो स्तरण होगा, मतलब सामाजिक ऊंच नीच जो होगा वो इन आधार पर किया जाता है सामाजिक संरचना में। तो सामाजिक समूह में सामाजिक संरचना का भी होना आवश्यक होता है। 5वीं जो विशेषता की बात की गई है कार्यात्मक विभाजन।
तो इसमें जो होता है कि सामाजिक समूह में व्यक्ति जो होते हैं या उनके सामाजिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनके जो कार्य होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, ताकि सामाजिक जो संगठन है वो बना रहे और सभी सदस्य एक दूसरे की भूमिका को निभाते रहें। जैसे कि हमें कुछ आवश्यकता है, हम किसी और से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं और हम जो अलग कार्य कर रहे हैं उससे किसी और की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो ये कार्यात्मक विभाजन के अंतर्गत आएगा। और छठा, समान स्वार्थ की भावना। तो सामाजिक समूह में स्वार्थ की भावना इसलिए होती है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के स्वार्थ के उद्देश्य से जुड़ते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और सातवां जो विशेषता है सामाजिक समूह के, ऐच्छिक सदस्यता। तो इसमें बात की गई है ऐच्छिक सदस्यता में कि सामाजिक समूह में जो सदस्यता है वो ऐच्छिक होती है, लेकिन केवल जो परिवार की सदस्यता है, ठीक है, वो ऐच्छिक ना होकर अनिवार्य होती है, क्योंकि परिवार में हमारा जन्म होता है, हम उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो ये तो हमारे लिए ऐच्छिक नहीं होगा कि हम परिवार की सदस्यता को ना माने। तो परिवार हमारे लिए ऐच्छिक सदस्यता ना होगा, लेकिन परिवार को छोड़कर और सभी सदस्यता ऐच्छिक होगी। हम जिस सामाजिक समूह में जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, जिनसे हटना चाहेंगे या त्याग करना चाहेंगे उस सामाजिक समूह को त्याग कर सकते हैं। ये बात की गई है इसमें। और आठवीं जो विशेषता है सामूहिक सत्ता। तो सामूहिक सत्ता में ये बात की गई है कि प्रत्येक समूह की जो होती है अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, और सदस्य उसी के अनुसार व्यवहार प्राप्त करता है, उसी के अनुसार सत्ता भी प्राप्त करता है। और नवी बात की गई है जो विशेषता की, आदर्शों का महत्व। तो इसमें क्या बात किया गया है कि प्रत्येक समूह में व्यक्तियों का जो व्यवहार आदर्शों और प्रतिमानों द्वारा ही नियंत्रित होता है, और इन आदर्शों के कारण समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में अनुरूपता भी आती है। ये बात इसमें की गई है। तो ये थी सामाजिक समूह की विशेषता। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने अंतः समूह और बाह्य समूह को सुविस्तृत चर्चा की है? ऑप्शन ए आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी C.H. कुले, ऑप्शन सी समनर या ऑप्शन डी आर.के. मुखर्जी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है। तो आइए जानते हैं अंतः समूह या बाह्य समूह के बारे में। जैसे कि समनर ने सामाजिक समूह को हम की भावना के आधार पर 2 भागों में बांटा है, एक अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह। तो अंतः समूह वो समूह होगा जिसमें अपनेपन की भावना पाई जाती है, ठीक है। अपनेपन की भावना सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए किस में पाई जाएगी, तो परिवार में, क्योंकि परिवार में जो होता है अपनेपन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अंतः समूह के अंतर्गत क्षेत्र और भाषा को, जो इस समूह के अंतर्गत आते हैं, वो अपनी ही भाषा अपने ही क्षेत्र को उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। जैसे कि परिवार से के आधार पे ही समझ लीजिए कि अगर हमें अपना परिवार है, हम जिस परिवार में रहते हैं, हमें अन्य परिवारों की तुलना में अपने परिवार में ही सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरे परिवार में कहीं ना कहीं ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसे चीज़ों को हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना परिवार ही बेस्ट लगता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जो इसके अंतर्गत क्षेत्र भाषा को उच्च मानते हैं, जो भी अंतर समूह के अंतर्गत आते हैं, और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में गाँव, जाति, राज्य, धार्मिक संप्रदाय, परिवार, कबीला, ये सब अंतर समूह के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और बाह्य समूह, तो इस समूह में हम की भावना व सहानुभूति की भावना का अभाव होगा। तो जो अंतः समूह में पाया जाता है उसका जब अभाव होगा तो वो बाह्य समूह के अंतर्गत आएगा। इसमें जो उदाहरण के रूप में मान लें तो शत्रु सेना, विभिन्न धार्मिक समूह या विदेशी समूह, तो ये सब बाह्य समूह के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पास पड़ोस, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी मित्रों का समूह या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक, जो कि प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, जबकि पास पड़ोस, स्कूल और मित्रों का समूह ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं।
आइए जानते हैं प्राथमिक समूह क्या होता है। जैसे कि पहले जानते हैं प्राथमिक समूह को सबसे पहले किसने दिया। तो प्राथमिक समूह को C.H. कूले ने 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया। इस पुस्तक में उन्होंने प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहले बताया आमने सामने का संबंध, दूसरा उद्देश्यों की समानता, तीसरा स्थायित्व और चौथा लघुता, पांचवा घनिष्ठता। तो इन्होंने बताया ये सब गुण जिस भी समूह में पाए जाते हैं वो सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाएगा, ये इन्होंने बात की। ठीक है। और उस प्राथमिक समूह को C.H. कूले ने व्यक्तियों का पालना, मानव प्रकृति के वृक्षारोपण की नर्सरी, पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करने वाली एक शक्तिशाली एजेंट कहा है। ठीक है। तो प्राथमिक समूह क्या होगा, तो अगर ये ऑप्शनल में क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक समूह को व्यक्तियों का पालना किसने कहा है, तो C.H. कूले ने। मानव प्रकृति के वृक्षारोपण नर्सरी किसने कहा है, तो C.H. कूले ने। और पशु वृत्तियों का मानवीकरण करने वाली एक शक्तिशाली एजेंट किसने कहा है, तो वो भी C.H. कूले ने कहा है। वहीं सेरोक्विन ने जो है वो प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह भी कहा है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। और जैसे कि C.H. कूले ने बताया है कि आमने सामने का संबंध होना प्राथमिक समूह कहलाएगा, लेकिन इसकी जो है आलोचना फेरिक ने की है। फेरिक ने कहा है कि आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है, ये ना भी हो तब भी प्राथमिक समूह होगा, ये बात की गई है। ठीक है। और प्राथमिक समूह की अवधारणा को टॉनिस ने, गेमनीसॉफ्ट, समनर ने अंतः समूह और रेडफील्ड ने लघु समुदाय से मिलती जुलती है। तो जहाँ C.H. कूले की जो प्राथमिक समूह है वो टॉनिस के गेमनीसॉफ्ट, समनर का अंतः समूह, रेडफील्ड का लघु समुदाय से मिलता जुलता है। ठीक है। और प्राथमिक समूह का जो उदाहरण होगा वो परिवार, पड़ोस, बच्चों के छोटे छोटे समूह, क्रीड़ा समूह, गांव, एक साथ काम करने वाले लोग, गैंग, गपसप समूह, ये जनजातीय परिषद और अध्ययन समूह, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत, प्राथमिक समूह के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे। ऑप्शन ए एक व्यवसायिक समूह के रूप में, ऑप्शन बी एक दबाव समूह के रूप में, ऑप्शन सी एक सरकारी समूह के रूप में, या ऑप्शन डी एक पारिवारिक समूह के रूप में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दबाव समूह के रूप में श्रमिक संघ को संबोधित करते हैं। आइए जानते हैं कि दबाव समूह को किसने दिया। तो जो दबाव समूह है इसको लिप्सेट ने दिया, और यह वह दबाव समूह होता है जब हम मांगों के लिए सरकार या सरकारी केंद्रों पर दबाव डालते हैं तो उसे ही दबाव समूह कहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जैसे कि अंतः समूह के सामने श्रमिक संगठन, प्राथमिक समूह के सामने आय समूह, अर्ध समूह के सामने मेरा परिवार और द्वितीयक समूह के सामने प्रतिवेश दिया गया है। तो इसको मिलान करना है और मिलान ऐसे दिए गए हैं ABCD करके। तो इसको मैं बता दूं तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जैसे कि अंतः समूह जो होगा वो मेरा परिवार, मतलब परिवार जो होगा वो अंतः समूह के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आएगा, प्रतिवेश आएगा, अर्ध समूह के अंतर्गत आय समूह आएगा और द्वितीयक समूह के अंतर्गत श्रमिक संगठन आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है वो आंसर है ऑप्शन बी, 3 4 2 1, जो कि मिलान किया गया है। इसे आप रोक रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है। आइए जानते हैं द्वितीयक समूह के बारे में। जैसे कि द्वितीयक समूह, तो जो प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं वाले समूह होंगे वो सब द्वितीयक समूह होंगे। जैसे कि प्राथमिक जो समूह था उसमें क्या क्या विशेषता थी, पहली थी कि आमने सामने का संबंध होना चाहिए, तो इसमें उन विशेषताओं का अभाव रहेगा। दूसरी, घनिष्ठता होनी चाहिए, तो ये भी अभाव रहेगा। उद्देश्यों में समानता होनी चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें जो प्राथमिक समूह में पाए गए थे उनकी जब अभाव होगा तो वो सब क्या होगा, वो द्वितीयक समूह कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि द्वितीयक समूह में ऐसे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का पूरा अभाव रहता है और आमतौर पर अधिकतर अन्य प्राथमिक विशेषताओं का भी अभाव रहता है। द्वितीयक समूह के उदाहरण अगर बात की जाएंगे तो व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी यूनियन, चिकित्सक संघ, खेल व मनोरंजन क्लब,
या समूह आदि, ये सब द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। वहीं बीयरस्टीड ने बताया है कि साधारणतः वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। तो प्राथमिक समूह में जिन जिन विशेषताओं की बात की गई थी, अगर वो पाया जा रहा है वो प्राथमिक समूह में आएगा, अगर जिनमें वो सब चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं वो सब द्वितीयक समूह में आएगा। अब बात करें अगर द्वितीयक समूह की विशेषताओं की, तो पहला, संबंधों में घनिष्ठता का अभाव, तो उसमें प्राथमिक समूह में घनिष्ठता पाई जाती है, इसमें अभाव रहता है। दूसरा, संबंध अव्यक्तित्व होते हैं, मतलब संबंधों में कोई भी व्यक्तिगत नहीं होंगे, वो अव्यक्तित्व होंगे। तीसरा, द्वितीयक समूह योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर निर्धारित होते हैं, मतलब द्वितीयक समूह में जो भी व्यक्ति स्थान अपना बनाना चाहेगा वो उसकी योग्यता और कार्यकुशलता को देख के बनाया जाता है, ना कि परिवार, जैसे परिवार में क्या है कि अगर कोई बड़ा है तो उसको जो संज्ञा दी गई है, जो सम्मान दिया गया है, वो ना तो उसकी योग्यता देखी गई है ना उसकी कार्यकुशलता देखी गई है। लेकिन यहाँ पे योग्यता और कार्यकुशलता का होना द्वितीयक समूह में बहुत आवश्यक होता है, उसी के आधार पर उसे पद व परिस्थिति मिलती है। और चौथी जो विशेषता है, संबंध सर्वागीण ना होकर सीमित होते हैं, तो इसमें संबंध जो होंगे जिसकी जितनी स्वार्थ होगा उससे उतना संबंध होगा, यहाँ पे इस बात की चर्चा की गई है। और पांचवा, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, अर्थात इनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, किसकी तुलना में? प्राथमिक समूहों की तुलना में, ठीक है। और छठी, द्वितीयक समूह विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। सातवां, सदस्यों के संबंध व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होते हैं। इनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको विशेष हित समूह भी कहते हैं। तो अगर बात की जाएगी कि द्वितीयक समूह को और क्या कहते हैं, तो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्हें गठित किया जाता है, इसलिए विशेष हित समूह भी कहते हैं। नवा, सदस्यों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का भी अभाव रहता है। द्वितीयक समूह का निर्माण जो है जानबूझकर चेतन अवस्था में किया जाता है। द्वितीयक समूह में सामाजिक नियंत्रण के साधन भी औपचारिक होते हैं, जैसे कि पुलिस या न्यायालय, इनका भी गठन किया जाता है और ये समाज को नियंत्रित रखते हैं। और 12वां जो इसकी विशेषता है, द्वितीयक समूह तुलनात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, ये उद्देश्यों की पूर्ति होने के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और 13वीं जो विशेषताओं की बात की गई है, द्वितीयक समूह में संबंध बहुत कुछ औपचारिक होते हैं। और लास्ट जो इनकी विशेषता है कि द्वितीयक समूह विशेष हितों पर आधारित होते हैं, जो कि अभी ऊपर बात कर चुके हैं कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये इनका निर्माण किया जाता है द्वितीयक समूह पे, इसलिए इन्हें विशेष हित समूह भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्रमशः प्रादेशिक और अप्रादेशिक तथा आनुवंशिक एवं समागम सामाजिक समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए, क्रमशः टॉनिज और गिडिंस ने। ऑप्शन बी, क्रमशः पार्क्स एवं बर्गेस तथा गिडिंस ने। ऑप्शन सी, क्रमशः कूले और पार्क बर्गेस ने, या ऑप्शन डी, क्रमशः गिडिंस और कूले ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रमशः पार्क बर्गेस और गिडिन। मतलब पार्क बर्गेस ने जो सामाजिक समूह को है वो प्रादेशिक और अप्रादेशिक में बांटा है, तथा गिडिन्स ने सामाजिक समूह को आनुवंशिक और समागम में बांटा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए, संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रक्रियात्मक होता है। कारण आर, संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पे जो ऑप्शन बताया गया इसमें ये बात की गई कि जो संदर्भ समूह होता है वो व्यक्ति और समाज के लिए प्रक्रियात्मक होगा, और कारण जो उसका दिया गया वो भी सही है, क्योंकि संदर्भ समूह जो होता है व्यक्ति को समाजीकरण की ओर ले जाता है, इसलिए व्यक्ति और समाज के लिए संदर्भ समूह प्रक्रियात्मक होता है, ये बात की गई है। आइए जानते हैं कि संदर्भ समूह क्या होता है। जैसे कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक आर्चीव ऑफ साइकोलॉजी में किया। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के एक अध्ययन के संदर्भ में किया, और इस संदर्भ में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार भी उच्च वर्ग में आने वाले बच्चों की तरह हो गया है।
ये बच्चे अपने मूल समूह के अनुरूप व्यवहार ना करके एक ऐसे समूह के रूप में व्यवहार कर रहे हैं जिसका वे स्वयं सदस्य भी नहीं है। तो यहाँ पर हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग के बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करता है। तो हाइमन ने जो था निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उच्च वर्ग जो है वो संदर्भ समूह बताया। ठीक है, तो हाइमन ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बच्चों के आधार पर निर्धारित किया। और पुस्तक कौन सी थी इनकी? अचीव ऑफ साइकोलॉजी में। अब जानते हैं जैसे कि मर्टन ने भी जो कि विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है संदर्भ समूह पे, तो ये इनकी पुस्तक थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें इन्होंने बताया कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें मानक समझकर व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का मूल्यांकन करता है एवं मानसिक रूप से उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा होती है। जैसे मान ले कि बेरोजगार जो भी व्यक्ति हैं वो रोजगार प्राप्त व्यक्ति के समूह को संदर्भ समूह के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग रोजगार पा चुके हैं तो बेरोजगार लोग जो होते हैं वो उन्हें देख के कि उनकी लाइफ की तरह ही मेरी लाइफ भी हो जाए, तो जो रोजगार व्यक्ति होगा वो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए संदर्भ समूह के रूप में कार्य करेगा। और जो मर्टन का ये संदर्भ समूह था इसमें इन्होंने 2 अवधारणाएं दी। पहली, सापेक्षिक वंचना। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल स्टोफर्स ने अपनी पुस्तक दी अमेरिकन सोल्जर में किया और जिसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में व्याप्त असंतोष को स्पष्ट किया है। तो पहले इसे ध्यान रखिएगा कि सापेक्षिक वंचना को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। अगर बात की जाएगी तो सैमुअल स्टोफर्स ने किया था। किस पुस्तक में? दी अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में किया था। और किसके लिए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिकों में व्याप्त असंतोष था उसको स्पष्ट करने के लिए। और अब जानते हैं कि मर्टन ने जो सापेक्षिक वंचना की बात की उसमें क्या होता है। तो सापेक्षिक वंचना की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने समूह की तुलना अन्य समूह से करता है और अपने समूह को निम्न समूह में पाता है और यह स्थिति उसमें हीनता व हताशा पैदा करती है। इसे ही सापेक्षिक वंचना कहा है मर्टन ने। ठीक है, और सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सैमुअल स्टोफर्स ने। और बात की जाएगी संदर्भ समूह को सबसे पहले किसने किया था? तो हाइमन ने। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शनल कई क्वेश्चन इसके बन चुके हैं। और दूसरी जो मर्टन ने अवधारणा दी संदर्भ समूह के साथ तो ये थी पूर्व अनुमानित समाजीकरण और ये अवधारणा भी मर्टन ने दी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी समूह को सामाजिक समूह में किसने बांटा है? ऑप्शन ए गेडेंस, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी समनर या ऑप्शन डी कूले। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। मिलर ने ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी समूह को सामाजिक समूह में बांटा है। आइए जानते हैं मिलर के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी समूह के बारे में। जैसे कि ऊर्ध्वमुखी जिसे ऊर्ध्व समूह भी कहेंगे, ऐसे समूह विभिन्न खंडों में विभाजित होते हैं तथा इन खंडों में सामाजिक दूरी भी पाई जाती है। जैसे कि वर्ग एवं जाति इस समूह के उदाहरण होंगे। तथा अधोमुखी के अंतर्गत ये क्षैतिज समूह, ऐसे समूहों में सामाजिक समानता होती है क्योंकि सदस्यों की जो स्थिति होगी इन समूहों में वो समान होती है। जैसे कि श्रमिक वर्ग, इसमें सभी लोग श्रमिक होंगे तो इनकी स्थिति समान होगी। उसी तरह शिक्षक वर्ग, तो सभी लोग शिक्षक होंगे इसलिए इनकी भी स्थिति समान होगी। तो इसकी ये जो 2 भागों में सामाजिक समूह को विभाजित किया है मिलर ने, ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज समूह या फिर ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी समूह। तो ये मिलर ने सामाजिक समूह को विभाजित किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आर.के. मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? अभी ऊपर हम पढ़ा चुके हैं तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सापेक्षिक समानता, ऑप्शन बी सापेक्षिक कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी सापेक्षिक सहचार या ऑप्शन डी सापेक्षिक वंचना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी सापेक्षिक वंचना, जो कि मर्टन ने संदर्भ समूह के आधार का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक वंचना में मर्टन ने ये बताया है कि व्यक्ति जब दूसरे समूह से अपनी तुलना करेगा और अपने आप को जब निम्न स्थिति में पाता है तो उसमें हताशा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे ही उन्होंने सापेक्षिक वंचना कहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवन लीज द्वारा किसका अनुभाविक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए
प्राथमिक समूह का, ऑप्शन बी अंतः समूह का, ऑप्शन सी संदर्भ समूह का, या ऑप्शन डी वर्गीकृत अर्ध समूह का। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी संदर्भ समूह का। तो ओवन लिस्ट ने जो है वो संदर्भ समूह का अनुभाविक परीक्षण किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संदर्भ समूह का अनुभाविक परीक्षण किसने किया है, तो ओवन लिस्ट ने किया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं ओवन लिस्ट ने जो अनुभाविक परीक्षण किया है उसमें क्या क्या बातें कही हैं, इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि ओवन लिस्ट ने द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, अप्रस्तुता की राजनीति में आगरा के जाटों की अप्रस्तुता के समाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। तो पहले इनकी बुक याद रखिएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किसकी बुक है, ओवन लिस्ट की है। ठीक है, इसमें आगरा के जाटों की अप्रस्तुता के सामाजिक परिवर्तन पर इन्होंने अध्ययन किया है। अब जो ओवन लिस्ट ने संदर्भ समूह का अनुभाविक परीक्षण किया है इसको जानते हैं। तो इसमें इन्होंने कई सारी अवधारणाएं दी, जैसे स्वसमूह केंद्रितता की अवधारणा दी। तो इस अवधारणा को जो है प्रयोग समनर ने किया। बाद में जो इसकी व्याख्या भी स्वसमूह केंद्रितता की विस्तृत व्याख्या गिलिंस ने की है। और ओवन लिस्ट ने जब संदर्भ समूह का परीक्षण किया तो उन्होंने अपने इस परीक्षण में स्वसमूह केंद्रितता को लिया। ठीक है, तो अगर बात की जाएगी जैसे संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो समनर ने किया। विस्तृत व्याख्या किसने की, तो गिलिन ने की। लेकिन अनुभाविक परीक्षण के रूप में संदर्भ समूह को किसने, इस अवधारणा को किसने लिया, तो ओवन लिस्ट ने लिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो स्वसमूह केंद्रितता जो होता है इसमें स्वजाति केंद्रितता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें समूह जो होता है अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे समूह को हीन मानता है, तो ये स्वसमूह केंद्रितता कहा जाएगा। और उसी तरह स्वसमूह द्रोही जो कि मर्टन ने दिया, इसमें क्या होता है, अपने समूह को निम्न और दूसरे समूह को उच्च माना जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो ओवन लिस्ट ने संदर्भ समूह का अनुभाविक परीक्षण करके अवधारणा दी, उपसमूह, इसको भी मर्टन ने कहा। उपसमूह मतलब वे सदस्य होंगे जो आपस में ऐसे विशेष संबंधों का निर्माण करते हैं जिसमें समूह के अन्य सदस्य सहभागी नहीं होते हैं। जैसे कक्षा में कई छोटे छोटे मित्र समूह होते हैं, मतलब होंगे वो सब कक्षा में लेकिन सबके अलग अलग समूह होंगे, तो इसे उपसमूह बताया गया मर्टन ने। उसी तरह नंबर 4 समष्टि, जो वॉनविच, वेबर एवं पार्सन ने दिया। और नंबर 5 सामाजिक संवर्ग, जो कि मर्टन ने दिया। अर्ध समूह बॉटोमोर ने दिया। अर्ध प्राथमिक समूह कूले ने दिया। दबाव समूह लिपसेट ने दिया। हित समूह मैक्लेनन ने दिया। स्थिति समूह वेबर ने दिया। अनौपचारिक समूह जॉर्ज पियरे ने दिया। मैत्री समूह जेएस मोरोनो ने दिया। आग प्राथमिक समूह जॉर्ज सी होम्स ने दिया। और भीड़ के समूह का समूहन सिद्धांत जो भी लेबान मैकडूगल और अल्पोर्ट ने दिया। तो ये सब जो समूह दिए, जो अवधारणाएं दी गई, ये कहीं ना कहीं इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये संदर्भ समूह के आधार पे ही हैं सारी। जैसे पहले की 3 मैंने बताया कि स्वसमूह केंद्रितता, इसमें अपने समूह को उच्च मानना और दूसरे समूह को निम्न मानना, तो ये कहीं ना कहीं संदर्भ समूह से ही रिलेटेड कर रहा है। उसी तरह स्वसमूह द्रोही मतलब अपने को निम्न और दूसरे को उच्च, जिसको मर्टन ने सापेक्षिक वंचना भी कहा है और स्वसमूह द्रोही भी बोला है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये जितने भी अवधारणाएं दी हैं ओवन लिस्ट ने, ये सब संदर्भ समूह से ही रिलेटेड होती हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।